लखनऊ की एक शाम और एक खबर जिसने सबको चौंका दिया। एक जाने माने कारोबारी अजय, उनकी हत्या हो गई। हाँ, बहुत दुखद घटना थी वो। बिल्कुल। और आज हम इसी घटना को एक काल्पनिक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे एक ही आपराधिक मामला इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी की कई सारी धाराओं को अपने अंदर समेट सकता है। सही कहा। ये केस स्टडी दिखाती है कि पुलिस और अदालतें कैसे काम करती हैं, कैसे वो किसी अपराध की आप कह सकते हैं परतें खोलती हैं, क्योंकि अक्सर जो ऊपर से दिखता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हत्या के पीछे साजिश, धोखाधड़ी और भी न जाने क्या क्या छुपा हो सकता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि कानून इन उलझी हुई कड़ियों को कैसे जोड़ता है, इसे समझें। तो चलिए फिर इस मामले की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये परतें कैसे खुलती हैं। शुरुआत तो अजय की हत्या से हुई जी। और पहला शक किस पर गया? उनके भतीजे राजेश और उसके एक साथी रमेश पर। तो जाहिर है सबसे पहली धारा तो हत्या की ही लगी होगी। बिल्कुल। आईपीसी की धारा 302 हत्या का अपराध, ये तो सीधा मामला लगता है। हाँ, पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई अचानक हुई लड़ाई या गुस्से का नतीजा नहीं था। अच्छा। नहीं, ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या थी और इसमें राजेश और रमेश दोनों का हाथ था। अच्छा, यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल। मतलब अगर एक से ज्यादा लोग शामिल हैं और उनका इरादा भी एक ही है, तो कानून इसे कैसे देखता है? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए आईपीसी में एक खास धारा है, धारा 34, समान आशय या कॉमन इंटेंशन। समान आशय। जी, इसका मतलब ये है कि अगर कई लोग मिलकर एक ही इरादे से कोई क्राइम करते हैं तो उनमें से हर एक व्यक्ति उस पूरे क्राइम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा, भले ही गोली किसी एक ने चलाई हो। बिल्कुल, भले ही असल में चाकू या गोली किसी एक ने ही चलाई हो। अगर प्लान में सब शामिल थे, इरादा सबका एक था, या जैसे अजय को रास्ते से हटाना, तो सजा सबको बराबर मिलेगी उस मुख्य अपराध के लिए। ये तो हुई हत्या और साजिश की बात, लेकिन जैसा आपने कहा परतें और भी थी। जांच में एक और बात सामने आई कि कुछ वक्त पहले रमेश ने अजय पर चाकू से हमला करने की कोशिश भी की थी। हाँ, ये भी पता चला। उस हमले में अजय बाल बाल बच गए थे। तो ये जो पुरानी घटना है, इसका इस केस पर क्या असर पड़ा? ये एक बहुत अहम मोड़ था। इससे प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन पक्ष को एक और धारा लगाने का आधार मिल गया, आईपीसी 307। 307? वो तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। जी हाँ, हत्या का प्रयास। ये जानकारी दिखाती है कि रमेश की नीयत पहले से ही खराब थी, कि वो पहले भी अजय की जान लेने की कोशिश कर चुका था। कानून सिर्फ आखिरी घटना को नहीं देखता, वो पैटर्न देखता है, आरोपी के पिछले बर्ताव को देखता है। इससे इरादा और साफ हो जाता है। और मामला यही नहीं रुका। एक और पहलू सामने आया जो बहुत ही परेशान करने वाला था, अजय की पत्नी का बयान। जी। उन्होंने बताया कि वारदात के वक्त रमेश ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई। हाँ, ये बहुत ही गंभीर आरोप था और इसने केस को एक और दिशा दी। यहाँ आईपीसी की धारा 354 लगती है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। धारा 354। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये धारा सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है। किसी महिला की गरिमा, उसके सम्मान पर हमला करना भी इसके दायरे में आता है। कानून ऐसी हरकतों को बहुत गंभीरता से लेता है। और ये भी सुनने में आया कि जब अजय की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो रमेश ने अपशब्द भी कहे, बुरी बातें कहीं। क्या इसका भी कोई कानूनी पहलू है? बिल्कुल है। उसके लिए एक अलग धारा है, आईपीसी 509, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से किया गया हो। अच्छा। मतलब अगर कोई ऐसे शब्द बोलता है, ऐसे इशारे करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिससे किसी महिला को अपमानित महसूस हो, उसकी गरिमा भंग हो, तो ये भी अपने आप में एक अपराध है। तो ये दिखाता है कि कानून सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि वर्बल और इमोशनल हमलों से भी प्रोटेक्ट करता है। सही बात है। अच्छा, अब हत्या के बाद क्या हुआ? रमेश वहां से भागा? हाँ, वो दुकान से कुछ कैश लेकर भाग निकला। तो ये तो सीधी सीधी चोरी हो गई, आईपीसी 379। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है। किसी की चीज उसकी मर्जी के बिना बेईमानी से ले लेना चोरी है, धारा 377। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। अच्छा, और क्या हुआ? भागते समय रास्ते में चौकीदार ने उसे रोकने की कोशिश की तो रमेश ने उसे घायल कर दिया। ओह,
तो मतलब अभी सिर्फ चोरी नहीं रही। नहीं, जैसे ही हिंसा या चोट पहुंचाने का तत्व जुड़ गया, ये चोरी से ज्यादा गंभीर अपराध बन गया। तो ये क्या बन गया फिर? ये बन गई लूट। आईपीसी की धारा 394 कहती है कि अगर लूट करते समय कोई स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है तो वो इस धारा के तहत आएगा। यहाँ रमेश ने कैश ले जाते समय चौकीदार को चोट पहुंचाई। चोरी से लूट समझ आ गया, लेकिन फिर एक और बात पता चली कि इस सारे काम में रमेश अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे। जी हाँ, जांच में सामने आया कि उस वक्त रमेश के साथ 3-4 और लोग भी थे जो शायद बाहर पहरा दे रहे थे या भागने में मदद कर रहे थे। तो लोगों की संख्या बढ़ने से भी कानून में फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर लूट करते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो कानून उसे डकैती मानता है। डकैती? हाँ, जिसके लिए आईपीसी की धारा है 395। तो अब देखिए एक ही घटना कैसे बदली। पहले चोरी 379, फिर हिंसा जुड़ने पर लूट 394 और फिर 5 लोग शामिल होने पर डकैती 395। ये अपराध की गंभीरता को दिखाता है। वाह, मतलब एक ही एक्ट में कितनी धाराएं जुड़ गईं। बिल्कुल। ये तो हुई वो घटनाएं जो सीधे तौर पर हिंसा और लूटपाट से जुड़ी थीं। लेकिन जब पुलिस ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि इस सब के पीछे एक और बड़ा मकसद छिपा हुआ था। हाँ, वो था धोखाधड़ी का एंगल। हाँ, राजेश जो भतीजा था उसने अजय की कोई जमीन हथियाने के लिए नकली दस्तावेज बनाए थे। जी हाँ, ये खुलासा हुआ कि राजेश काफी समय से अजय की एक कीमती जमीन पर नजर रखे हुए था और उसने उस जमीन के फर्जी कागजात तैयार करवा लिए थे। तो इसके लिए कौन सी धारा लगेगी? ये तो जालसाजी हुई ना? ये है आईपीसी की धारा 468, धोखाधड़ी के प्रयोजन से कूट रचना या फोर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, मतलब किसी को ठगने के इरादे से नकली दस्तावेज बनाना। ये दिखाता है कि मामला सिर्फ मारपीट या लूट का नहीं था, इसके पीछे गहरी वित्तीय साजिश भी थी। और ये नकली काम सिर्फ जमीन के कागजात तक ही नहीं रुका था, शायद कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस में भी गड़बड़ मिली थी। बिल्कुल, जांच में ये भी सामने आया कि कुछ लेन देन में नकली नोटों का इस्तेमाल किया गया था। अरे बाप रे, नकली नोट? हाँ, ये एक और बहुत गंभीर अपराध है। आईपीसी की धारा 489A, जाली करेंसी नोट या बैंक नोट बनाना, और अगर कोई इन्हें चलाता है जानते हुए कि ये नकली हैं तो उसके लिए भी धाराएं हैं। ये अपराध सिर्फ एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। तो अब हमारे पास क्या क्या है? हत्या का प्रयास, महिला की गरिमा पर हमला, चोरी, लूट, डकैती, जमीन के लिए जालसाजी, नकली नोट, ये सब तो अलग अलग अपराध लग रहे हैं। पुलिस ने इन सबको एक साथ कैसे जोड़ा? यहीं पर, जैसा आपने शुरू में कहा था, साजिश का एंगल मजबूत होता है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, ये सब एक बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा थीं। मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बिल्कुल। आईपीसी की धारा 120B, आपराधिक षड्यंत्र, ये धारा तब लगती है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने के लिए या कोई कानूनी काम गैर कानूनी तरीके से करने के लिए सहमत होते हैं। अच्छा। और इस धारा की सबसे खास बात यह है कि इसमें सजा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मिलती जिसने असल में अपराध किया, बल्कि उस साजिश में शामिल हर व्यक्ति को मिलती है। यहाँ राजेश को मुख्य साजिशकर्ता माना गया, भले ही हत्या शायद रमेश ने की हो। समझ गई। तो 120B ने इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ बांध दिया। जी हाँ। और दुखद बात सामने आई। अजय की पत्नी, उनपे जो गुजरी, उस सदमे और डर के कारण उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। हाँ, ये बेहद दुखद पहलू था। उनकी एक सहेली ने गवाही दी कि वो घटना के बाद से बिल्कुल टूट चुकी थीं और उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की। क्या कानून इस चीज को भी देखता है? मतलब किसी के एक्शन की वजह से अगर कोई दूसरा ऐसा कदम उठा ले? देखता है। कानून इसे नजरअंदाज नहीं करता। अगर ये साबित हो जाए कि किसी व्यक्ति के कामों, उसकी धमकी या उसके उकसावे की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति ने आत्महत्या की है या करने की कोशिश की है, तो उकसाने वाले पर आईपीसी की धारा 306 लग सकती है, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। धारा 306? हाँ, यहाँ रमेश के बर्ताव और अजय की हत्या से बने माहौल को इस आत्महत्या के प्रयास से जोड़ा गया। ये दिखाता है कि आपके कामों का सीधा असर ना भी हो, पर अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी वो किसी को ऐसे दुखद कदम के लिए मजबूर करते हैं तो आप जिम्मेदार हो सकते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, राजेश के खिलाफ सिर्फ साजिश और जालसाजी के ही आरोप थे या कुछ और भी था उस जमीन वाले मामले में? नहीं, और भी चीजें थीं।
जैसे उसने उन जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके जमीन का सौदा करने की कोशिश की, जिसमें फर्जी दस्तखत भी थे। तो ये क्या हुआ? ये हुआ IPC 420, धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति परिधान के लिए उत्प्रेरित करना। आम भाषा में कहें तो चीटिंग या धोखाधड़ी। देखिए, जाली दस्तावेज बनाना धारा 468 थी, और फिर उन दस्तावेजों का इस्तेमाल करके किसी को धोखा देना, उसकी संपत्ति हड़पना, वो धारा 420 के तहत आता है। एक ही मकसद लेकिन कई अपराध। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये भी पता चला कि राजेश ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड का पैसा भी हड़प लिया था। अरे, ये तो मतलब भरोसे का कत्ल हुआ एक तरह से। हाँ, इसे कानून की भाषा में कहते हैं IPC 406, आपराधिक न्यास भंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब आपको कोई संपत्ति या पैसा भरोसे पर सौंपा जाए और आप बेईमानी से उसे खुद के लिए इस्तेमाल कर लें या गबन कर लें। ये राजेश के किरदार का एक और पहलू दिखाता है। उसने सिर्फ रिश्तेदार को ही नहीं, अपने कर्मचारियों को भी धोखा दिया। जी। इस बीच एक और घटना हुई। जब रमेश पुलिस की गिरफ्त में था, उसने हिरासत में ही खुदकुशी करने की कोशिश की। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे बचा लिया। क्या ये भी अपने आप में कोई अपराध है, आत्महत्या की कोशिश करना? हाँ, हमारे कानून में IPC की धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना भी एक अपराध माना जाता है। हालांकि इस धारा को लेकर काफी बहस चलती है कि क्या ये सही है, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा कदम उठा रहा है वो शायद सजा का नहीं, मदद का हकदार है। पर कानूनी तौर पर यह प्रावधान अभी भी है। ये तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, और जब मामला आखिरकार अदालत पहुंचा तो वहां भी कुछ हुआ। राजेश ने कोर्ट में हंगामा किया था। जी, बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान राजेश अपना आपा खो बैठा। उसने कोर्ट पर ही इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, चिल्लाने लगा, कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की। तो ये सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके लिए भी IPC में प्रावधान है, धारा 228। अदालत की कार्यवाही का सम्मान करना, उसमें बाधा ना डालना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा ना करना भी एक अलग अपराध है। बाप रे, कितने सारे मोड़, कितनी सारी धाराएं, एक हत्या के मामले से शुरू होकर कहां तक पहुंच गया ये सब। तो आखिरकार अदालत ने क्या फैसला सुनाया होगा इन सब आरोपों को मिलाकर? अदालत ने सारे सबूतों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुना, फिर एक विस्तृत फैसला दिया। क्या सजा हुई? रमेश, जिसने सीधे तौर पर हत्या को अंजाम दिया था, उसे हत्या IPC 302 के जुर्म में सबसे कड़ी सजा मिली, मृत्युदंड। और राजेश, जो मुख्य साजिश करता था? राजेश को मुख्य साजिशकर्ता मानते हुए आपराधिक षड्यंत्र IPC 120B के तहत आजीवन कारावास मतलब उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ठीक है। और जो बाकी सारे अपराध थे, धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट, डकैती, वो औरत की लज्जा भंग करना, उन सब का क्या हुआ? उन सभी अपराधों के लिए भी अदालत ने अलग अलग सजाएं तय की और जुर्माना भी लगाया। जैसे धोखाधड़ी 420, विश्वासघात 406, स्त्री की लज्जा भंग करना 354, लूट 394, डकैती 395। इन सब के लिए कानून में जो सजाएं हैं वो भी दी गई। तो मतलब ऐसे नहीं कि बस बड़ी सजा दे दी और बाकी सब भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महत्वपूर्ण है। कानून हर गलत काम का संज्ञान लेता है, भले ही मुख्य सजा हत्या या साजिश के लिए हो, लेकिन उस तक पहुंचने में या उसके साथ जो दूसरे अपराध किए गए उनकी सजा भी मिलती है। हर एक्ट की जवाबदेही तय होती है। स्रोत में फैसले के वक्त जज की एक टिप्पणी का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि समाज को एक संदेश देना है। हाँ, उन्होंने कहा था कि न्याय की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। ये टिप्पणी मुझे लगता है इस पूरे केस का सार है। कैसे? देखिए, कानून सिर्फ नियमों और सजाओं की किताब नहीं है। ये समाज में एक विश्वास जगाता है कि अगर कुछ गलत होगा तो न्याय मिलेगा। ये केस स्टडी यही दिखाती है कि अपराध कितना भी जटिल क्यों ना हो, कितनी भी परतें क्यों ना हो, कानून उन परतों को खोलने, हर पहलू को समझने और अंत में न्याय करने की कोशिश करता है। वाकई लखनऊ की एक काल्पनिक घटना, लेकिन इसने हमें भारतीय दंड संहिता की कह सकते हैं एक पूरी भूल भुलैया की सैर करा दी। हाँ, कहाँ एक हत्या से बात शुरू हुई और कहाँ तक पहुंची। समान आशय, हत्या का प्रयास, महिला की गरिमा से जुड़े अपराध, फिर चोरी, लूट, डकैती, दस्तावेजों की जालसाजी, नकली नोट, पूरी आपराधिक साजिश, फिर आत्महत्या के लिए उकसाना, धोखाधड़ी, विश्वासघात, यहाँ तक कि आत्महत्या का प्रयास और अदालत की अवमानना भी। बिल्कुल।
और इस पूरी बातचीत से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद ये है कि किसी भी अपराध को सिर्फ उसकी सतह से नहीं आंकना चाहिए। अपराधी का इरादा क्या था, उसका तरीका क्या था, कितने लोग शामिल थे, उस घटना के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि कौन कौन सी कानूनी धाराएं लगेंगी। और हमने ये भी देखा कि कैसे कई बार जो अपराध अलग अलग दिखते हैं वो असल में एक ही बड़ी साजिश का हिस्सा होते हैं। और फिर अंत में जज की वो बात दोबारा याद आती है, न्याय की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। ये सुनकर एक सवाल मन में उठता है, क्या कि क्या हमारा कानूनी सिस्टम, जिसमें इतनी सारी धाराएं हैं, इतनी प्रक्रियाएं हैं, क्या वो हमेशा अपराध की पूरी कहानी को, उसके पीछे के हर मानवीय पहलू को, हर मनोवैज्ञानिक जटिलता को समझ पाता है? या फिर न्याय के तराजू पर सब कुछ तौलने के बाद भी कुछ परतें ऐसी रह जाती हैं जो अनछुई रह जाती हैं, अनकही रह जाती हैं? ये सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।